इस न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस बुलेटिन में दिन भर की जितनी भी बड़ी खबरें हैं, खास खबर हैं, उन खबरों के साथ हम लगातार आधे घंटे तक आपके साथ बने रहेंगे। बड़ी खबर यह है कि हाई कोर्ट मुंगेर गोलीकांड को लेकर सरकार पर लगातार दबिश बनाए हुए हैं। आज सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आपने जो मृतक हैं, मतलब जिनको गोली लगी थी, पुलिस फायरिंग में जिनकी मौत हुई थी, उन्हें अभी तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? 10 लाख मुआवजे की घोषणा की गई थी, मुआवजा क्यों नहीं दी गई है? इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एसपी लेसी सिंह से पूछताछ क्यों नहीं की है सीआईडी के तमाम जांच प्रतिवेदन को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस ऐसा लग रहा है जैसे एसपी को बचाने की कोशिश कर रही है। सीआईडी मतलब लेसी सिंह की पूरी घेरेबंदी हो रही है। एक ब्रजेश सिंह है जिसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुआ है, इसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं। और इस मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों ना कर दिया जाए, इसको लेकर भी सीधे सीधे तौर पे धमकी दी गई है सरकार को। सरकार के वकील ने समय मांगा है और फिर अब अगली तिथि निर्धारित की गई है। तो आज हाई कोर्ट में 3 बड़े निर्णय लिए गए हैं। एक ये निर्णय है, एक कोरोना से संबंधित निर्णय लिए गए हैं, और जो बार काउंसिल के जो चेयरमैन हैं आनंद, वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए। वजह कि वो सरकार के एडवोकेट जनरल भी हैं और संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो ये हुआ कि जो वकील के पक्ष में जो बातें होनी चाहिए, उठानी चाहिए थी, सरकार के अधिवक्ता महाधिवक्ता होने के कारण ये नहीं उठा पा रहे हैं। इस पर नैतिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और यही वजह है कि वो इस्तीफा दे दिए। चलिए अब हम खबर की शुरुआत करते हैं। बिहार में आज अपराधियों का दिन रहा। जी हाँ, लॉकडाउन है। ई पास को लेकर ही आप सड़क पर उतर सकते हैं। कैसी व्यवस्था है लॉकडाउन की, आप समझ सकते हैं कि एक साथ बिहार के अलग अलग जिलों में, आधे दर्जन से अधिक जिलों में लूटपाट की जबरदस्त घटनाएं घटी थी। कल की बात करें तो कल मुजफ्फरपुर में पैसे का भान पर गार्ड पर हमला हुआ, गार्ड को गोली लगी, अपराधियों को भी गोली लगी, लेकिन अपराधी बच गया। उसका कहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, अभी तक पुलिस के पकड़ से बाहर की चीज़ है। आज की बात करें तो समस्तीपुर जिले में 2 लूट हुई है, बेगूसराय में हत्या हुई है, सिवान में भी हत्या की खबर है। मतलब लगातार कहीं न कहीं से जैसो घटनाएं होती रही है, ये चीज़ें दिख रही हैं। तो आखिर लॉकडाउन है क्या? चलिए हम खबर की शुरुआत समस्तीपुर से करते हैं। आज समस्तीपुर में 2 बड़ी घटनाएं, एक तो बैंक लूट की घटनाएं घटी, एक सीएपीसी जो हर गांव में जो बैंक के एक अधीनस्थ एक सेंटर बनाया गया है, उसमें एक जगह गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। ये 2 बड़ी घटना घटी है। बैंक लूट की घटना पर वहाँ बैंक अधिकारियों का क्या कहना है, जरा पहले आप सुन लीजिए कि किस तरीके से अपराधी 6 की संख्या में अपराधी आए और 11 लाख से या 8 लाख से अधिक की राशि की लूट हुई है। अभी भी अपराधियों की तलाश जारी है, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस लॉकडाउन में जहां ई पास के बगैर लोग सड़क पर घूम नहीं सकते हैं, वहां अपराधी इस तरीके से घूम रहे हैं और घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये बड़ी बात है कि कैसे वो घूम रहे हैं, क्या मुस्तैदी है, जबकि परिवहन विभाग के भी अधिकारी और कर्मचारी सड़क पे हैं, पुलिस भी सड़क पे है, फिर भी अपराधी बेलगाम है। जरा आप भी सुनिए क्या कहना है इस मामले में बैंक के कर्मी का और पुलिस पदाधिकारियों का। आया पिस्टल गिराया, सारे कस्टमर पर पिस्टल गिराया, उसके बाद कैश वाले को जाकर 3 पिस्टल गिराया, उधर से फिर कैश लेकर चला गया। कितने की संख्या में थे? 7 आदमी। लगभग कितने की लूट हुई है? लोग तो कैसे साहब बताएंगे। 7 की संख्या में अपराधी अंदर घुसे हैं और कैश रुपये जो बाहर थे ग्राहक को बांटने के लिए उसका लूट किए हैं। ये लोग बता रहे हैं कि करीब 7.25 लाख रुपया का लूट किया है। सर इसमें कुछ सुराग मिले सीसीटीवी? बिल्कुल अनुसंधान जारी है, बहुत जल्द उद्भेदन हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएंगे बहुत जल्द। एक और घटना घटी है
वहाँ बैंक के संचालक, बैंक द्वारा जो हर गांव में एसपीसी संचालक का जो की व्यवस्था की गई है, वहाँ उसको गोली मार के उसको लूट लिया गया है। उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। और ये दो बड़ी घटना, सीएसपी संचालक के लूट के साथ साथ उसको गोली मारकर हत्या भी कर दी गई है। ये दोनों ही बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है समस्तीपुर में। और समस्तीपुर में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? 2 दिन 3 दिन पहले भी वहाँ बड़ी घटना घटी है, वो भी लॉकडाउन में। सवाल ये नहीं है कि अपराधियों का मनोबल कितना, लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब ये सब घटनाएं ये दर्शा रही है कि कैसे एक अपराधी, जबकि ई पास लेकर ही आप घूम सकते हैं, कैसे अपराधी घूम के घटना को, ताजपुर वाली घटना को ही लीजिए, मेन रोड पर एनएच पर ये घटना है, एनएच के सहारे वो जा सकते हैं। फिर मोहद्दी नगर की घटना, तो उनको भी मुख्य सड़क मार्ग पे आना है। तो ये स्थिति, और ऐसे में घटना को अंजाम दे रहे हैं अपराधी। तो लॉकडाउन में जांच का इसका मतलब जो प्रावधान किए गए हैं सरकार की तरफ से, उस पर सख्ती नहीं बरत रही है पुलिस। हमारे साथ मंटून जुड़ गया है समस्तीपुर से। मंटून, क्या है पूरा मामला? देखिए, दोनों घटना जो है समस्तीपुर के एक मोहद्दी नगर थाना क्षेत्र की है और दूसरा ताजपुर का। और दोनों ही घटना एक ही समय में घटित होता है, जब ताजपुर बैंक, एसबीआई बैंक में ग्राहक बनकर जो है 7 की संख्या में अपराधी आते हैं, और वो भी 10 से 11 के बीच। और 11 बजे किया जाए तो वो बाजार है, और काफी जो है लॉकडाउन उस समय दुकानें खुली रहती है और पुलिस की पहरा रहता है। तो कहीं ना कहीं एक जरूर सवाल है कि पुलिस लॉकडाउन का पालन नहीं करा रही है, जिसकी वजह से जो है ये घटना घटी है। और दूसरी ओर मोहद्दी नगर की घटना है। मोहद्दी नगर में भी एनएच के पास ही जो है वो अपने घर से ही निकल कर जा रहा था, जहाँ जो है बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। तो दोनों घटना जो है एक तरह से सवाल खड़ा कर रहा है कि पुलिस जो है, और समस्तीपुर में लॉकडाउन जैसी कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, लॉकडाउन सिर्फ नाम के लॉकडाउन है, और लोग जो है बेफिक्र होकर निकलते हैं। कोई प्रशासन उसे जो है बंद कराने के लिए पहल नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ही जो है इस घटना को कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के माध्यम से ही, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं विफल है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बावजूद भी जो है अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। चलिए, प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी अपराधी सरेआम घूम रहे हैं, आर्म्स के साथ घूम रहे हैं और घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बांका में भी सीएसपी संचालक को लूट की घटना घटी है और वहाँ भी गोलीबारी की घटना घटी है। बांका से भी ये खबर आई है, और जरा हम बांका की खबर को जरा पहले टटोल लेते हैं, तब फिर हम बेगूसराय चलेंगे, जहाँ गोली मारा गया है अपराधियों द्वारा और मोटरसाइकिल लूट लिया गया है। सिवान से भी खबरें हैं कि फौज को गोली मारकर घायल करके लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बांका के अमरपुर के रजौर अमरपुर मार्ग पे ये घटना घटी है, जहाँ सीएसपी संचालक को गोली मारी गई है और अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। 2 लाख से अधिक राशि की लूट हुई है। और सीएसपी संचालक अमन कुमार बैंक जा रहे थे, जिस दौरान इनके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। कैसे घटना को अंजाम दिया गया जरा आप भी पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम बेगूसराय चलेंगे। बेगूसराय में अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर दी है, लेकिन पहले जरा बांका से जरा ये सीएसपी संचालक को किस तरीके से लूटा है उस संदर्भ में उनका क्या कहना है, जरा आप पहले सुन लीजिए। 2 लाख रुपया निकाल के हम आ रहे थे घर, तो लक्ष्मीपुर से आगे मंदार नेशनल पब्लिक स्कूल के जस्ट थोड़ा सा आगे में जाके 2 अपाची वाला था, उसके पास पिस्टल था और ब्लैक जैसा अपाची था। वो आके हमको धक्का मारा तो उसके बाद हम गिर गए। गिरने के बाद देखे उसके पास पिस्टल था। उसके बाद हम बिहार में भागने लगे। एक खेत भागने के बाद वो दोनों भी मेरे साथ भागने लगा। उसके बाद भाग के हमको पकड़ा और दूसरा हमको सटाया पिस्टल, बोला बैग दे दो नहीं तो तुम्हारा जान मार देंगे। हम नहीं देने लगे, पूरा बैग छीनने लगा। उसके बाद वो घोड़ा दबाने लगा। उसके बाद हम बैग छोड़ दिए। उसका बैग छोड़ने के बाद वो भाग गया। चलिए, अब हम बेगूसराय का दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन में सरेआम अपराधी गोली चलाते हुए एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। और अस्पताल में हालांकि अभी भी गंभीर स्थिति में उसका इलाज चल रहा है अभी। और देख लीजिए किस तरीके से गोली की घटना को अंजाम दिया गया है। ये एक बड़ी बात है कि मतलब
इस तरीके से लॉकडाउन में अपराधी सरेआम पिस्टल लेके कैसे घूम रहे हैं, जबकि हर जगह पुलिस चेक पोस्ट है, पुलिस जांच के लिए खड़ी है। क्या वाकई में वो ई पास के चक्कर में इस तरह के अपराधियों को वो पर नज़र नहीं रख पा रहे हैं? वजह जो भी रहा हो, लेकिन गोली मारने की घटना घटी है। जरा हम बेगूसराय रिपोर्टर सौरभ से हम बात करते हैं। सौरभ, अगर हम पिछले 8-10 घंटे या 12 घंटे की बात करें बेगूसराय में, तो 5-6 बड़ी आपराधिक घटनाएं घटी हैं। चौकीदार के साथ घटनाएं घटी है, महिला के साथ घटनाएं घटी है, एक युवक की हत्या भी हुई है, अभी थोड़ी देर पहले फिर गोलीबारी हुई है। क्या हो गया है बेगूसराय को? देखिए, जब से लॉकडाउन के बाद की अगर चर्चा की जाए तो काफी गंभीर अपराध बेगूसराय में हुए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा हत्या की घटना हुई है, फायरिंग की घटना हुई है, लूट की घटना हुई है। तो हर तरह के अपराध जो गंभीर अपराध कहे जाते हैं, वैसे गंभीर अपराध बेगूसराय में लगातार हो रहा है। जबकि लॉकडाउन है और पूरा जिला प्रशासन सड़कों पर रहता है लगातार लॉकडाउन का पालन कराने के लिए, लेकिन जिस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर हत्या की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो पुलिस के कार्यशैली पर सवाल जरूर है। और सिर्फ मई माह में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या की गई है, लेकिन अधिकतर मामलों में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। आज भी एक हत्या की घटना हुई है, एक लूट के दौरान गोली मारकर जख्मी करने की घटना हुई है। तो निश्चित रूप से जो पुलिस का भय अपराधियों में होना चाहिए वह नहीं है, जिसका नतीजा है कि लगातार बदमाश बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। सौरभ, सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन है, हर जगह पे पुलिस खड़ी रहती है, वाहन चेकिंग के लिए ई पास आपको निर्गत हुआ है या नहीं, ये सारी चीजें जांच करती रहती है, सड़क पे पुलिस का मूवमेंट रहता है। ऐसे स्थिति में अपराधी कैसे हथियार के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, ये बड़ा सवाल निश्चित रूप से है। जब एनएच पर लूट की घटना के दौरान दवा दुकान के कर्मचारी को गोली मार दिया गया है, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो ये सवाल पुलिस पर जरूर है। जब लगातार पुलिस सड़कों पर गश्ती करती है, लॉकडाउन का पालन कराती है, हर जगह पुलिस की गश्त तेज होने का दावा किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद लगातार अपराधी बाइक और हथियार के साथ रोड पर रहते हैं और कई घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये पुलिस के कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल जरूर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सौरभ जुड़ गए थे बेगूसराय से। अब सिवान से भी एक खबर है जहाँ एक रिटायर्ड मिलिट्री मैन पर अपराधियों ने हमला बोल के लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। ये मतलब अजीबोगरीब स्थिति है कि आज ही बात करें तो 1 दर्जन से अधिक आपराधिक घटनाएं बिहार में घटी, और वो सारी घटनाएं लॉकडाउन के दौरान ये घटनाएं घटी है, और रिटायर्ड फौजी को गोली मारकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो सवाल उठना लाजमी ही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, साथ ही साथ सरकार के तमाम निर्देशों का भी अनुपालन नहीं हो रहा है लॉकडाउन के दौरान। ये भी बातें इस तरह की आपराधिक घटनाओं के सामने आने के बाद स्पष्ट हो जा रही है। चलिए, अब हम एक छोटा सा ब्रेक इस पर जरा सुन लीजिए कि इस पूरे मामले पर जो पीड़ित पक्ष है उनका क्या कहना है, जरा आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। उन्होंने चाह रहे थे अपने दोस्त वो भी मिलिट्री के रिटायर थे, उनके घर मिलने के लिए, तभी बीच में करौरुआ और खालिशपुर के बीच में सरावे के पास 2 अपराधी आए, मोटरसाइकिल से इनका मोटरसाइकिल छीनने के प्रयास किए और इन्होंने विरोध किया तो इनको पहले गोली मारा, गोली मारने के बाद से भी नहीं दिए तो चाकू से यहाँ काट दिया है, बहुत 3-4 जगह मारा है, और उसके बाद भी नहीं दे पाए तो चिल्लाए तो अगल बगल के लोग दौड़ के आए, तब उन्होंने भाग गया इनको छोड़ दो। वहाँ का स्थानीय लोग ने टेम्पू से कह के सिवान सदर अस्पताल में भिजवाए। सिवान संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। ये लॉकडाउन में इस तरह की घटनाएं कैसे घट रही है? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा ही सोचने वाली बात है और पुलिस के लिए सबसे बड़ा ये सवाल है कि लॉकडाउन के दौरान सड़कों पे जबकि हर जगह चेकिंग की जा रही है, लेकिन सिवान शहर की बात कर ले तो केवल होमगार्ड और एक्का दुक्का जो बिहार पुलिस के जवान है उनके सहारे ये चेकिंग छोड़ दिया जाता है। जो अधिकारी है पहले सुबह 6 बजे ही निकल जाते हैं सड़क पर, जबकि 6 से 10 बजे का उनका समय रहता है कि जो बाजार करने वाले लोग हैं वो बाजार करने निकलेंगे, लेकिन सुबह 6 से 10 का चेकिंग करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। और सुनसान इलाकों पे जो ग्रामीण क्षेत्र है उस जगह पे ज्यादा चेकिंग अभियान चलाने की जरूरत है, उस जगह पे गश्ती बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में पुलिस वाले जो है कि वो छोड़ देते हैं, देहाती क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होता है। और यही बात रही है कि आज जिस तरह रिटायर्ड फौजी को गोली मारी गई है
वो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कररुआ में गोली मारी गई है, जब वो इलाका सुनसान इलाका है और वहां पर इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया है। यानी कि अपराधियों का मनोबल जो है, हौसला उनका बढ़ता जा रहा है और ऐसे में पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद और कुछ कोरोना से जुड़ी हुई खबरों पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ अलग तरह के कुछ स्टोरी और बिहार से और झारखंड से खबरें आई हैं। झारखंड के ग्रामीण इलाके में भी कोरोना ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। इन सब खबरों के साथ हम लौटेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम आपको एक वायरल वीडियो दिखा। वायरल वीडियो नहीं, मतलब ये वीडियो फिर से किस तरीके से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पे है। इलाज के लिए ज़रूरत है, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई जा रही है। ये सिवान के मैरवा से जुड़ी हुई खबर है। और एक बुजुर्ग को रिश्तेदार अस्पताल ले जाना चाह रहे हैं। एम्बुलेंस का वो मांग करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस उन्हें नहीं दिया गया। अंत में वो ठेला पे ही लाद के ले जा रहे हैं। और स्थिति यह है कि जब वो सरकारी अस्पताल में पहुंचे तो वहाँ लोग इलाज करने से भी मना कर दी। जरा सुनिए किस परिस्थिति में ये ठेला पे अपने परिजनों को ले जाने पर मजबूर हुए हैं। कह रहे हैं कि एम्बुलेंस वाले के पास, सरकारी एम्बुलेंस वाले के पास 10 बार फ़ोन किए हैं, वो अभी फ़ोन नहीं उठाया है। उसके बाद से हम कोई व्यवस्था करके ठेला पर ले जा रहे हैं और कहीं ट्रीटमेंट कराएंगे। सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, तो प्राइवेट में कहीं ना कहीं कराना पड़ा अच्छा। लोग कहीं कराए गए। अच्छा, कहाँ घर है आपका? घर सिसवा खुर्द है। अच्छा, एम्बुलेंस नहीं मिला? हाँ, एम्बुलेंस नहीं मिला। हाँ निरंजन, ये क्या हो रहा है? बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने में कामयाब हो रहे हैं। तारीफ भी हो रही है सीएम की तरफ से, और एक सामान्य लोगों को एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये सही बात है। जो सिवान जिला की अगर बात कर ले तो सिवान जिला सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गांव है यहाँ पर, और उस जिला में अगर इस तरह की हरकतें होती है तो बहुत ही ये सोचने वाली बात है। क्योंकि आज जिस तरह की ये हरकतें हुई है, जो टोल फ्री नंबर है एम्बुलेंस के लिए, उस पर वो जो लड़का है वो अपने पिता को ठेले पे लाद के ले जा रहा है। वो एम्बुलेंस के लिए 10 बार कॉल किया, लेकिन वो जो टोल फ्री नंबर है उससे कोई पिक नहीं किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। और अंत में थक हार के वो युवक जो है अपने पिता को सरकारी अस्पताल में न ले जाकर प्राइवेट किसी नर्सिंग होम में वो लेके गया है। और सरकारी अस्पताल के इलाज से वो नाखुश था बिल्कुल, और ये कह रहा था कि सरकारी अस्पताल में सही से इलाज नहीं होता है और एम्बुलेंस जो हमें मिलना चाहिए था, एम्बुलेंस नहीं मिला। थक हार कर मैंने अपने पिता की स्थिति को गंभीर देखते हुए ठेले पे लाद कर मैं प्राइवेट अस्पताल में लेके जा रहा हूँ। तो ये माना जा सकता है कि सिवान में जिस तरह कही जा रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पे है, तो बिल्कुल वेंटिलेटर पे चली गई है। और आज जो जिस तरह की घटना ये हुई है, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब आपको ले चलते हैं सुपौल में भी यही इसी तरह की घटना घटी है। परिजन एम्बुलेंस के लिए तड़पते रह गया। मरीज को इलाज के लिए ले जाना चाहते थे, वो एम्बुलेंस से नहीं मुहैया हो पाया, और अंत में गोद में ही उठा के किसी भाड़े की गाड़ी पर वो ले जा रहे हैं। क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस को लेकर जो परेशानी है, जबकि विधायक हो, मंत्री हो, जब हो अपने कोटे से एम्बुलेंस खरीद कर अस्पताल को देते हैं, तब भी ये स्थिति है। तो जरा सुनिए परेशानी की वजह क्या है और क्या कह रहे हैं ये। और उनको बोला कि इनका जांच करिए, जांच किया, आधा घंटा में बोला पॉजिटिव है, कोरोना चेक किया, बस। उसके बाद बोलता है यहाँ पे कोई कुछ नहीं देखभाल होगा। वो बोलता है क्या नाम है उधर का, जो भी डॉक्टर है, डॉक्टर को तो हम नहीं पहचानते हैं, तो उधर का जितना भी कर्मचारी है वो सब यही बात बोलता है। बोला इनको ऑक्सीजन लगा दीजिए, सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। बोलता है क्या मधेपुरा पूर्णिया जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। जब मेरे संज्ञान में यह मामला आया तो मैंने तत्काल ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर ओम नारायण से इस बारे में जानकारी ली। तो उन्होंने कहा कि मैंने पेशेंट को देख लिया है सर, पेशेंट को एंटीजन टेस्ट किया गया जिसमें कि वो निगेटिव पाया गया है, फिर भी उसे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग का कंप्लेंट किया है। तो मैंने उसे आवश्यक दवाई लिखा है। इसी बीच उसको रेफ़र करने की ज़रूरत महसूस हुई मुझे, तो मैंने गार्ड को बोला था कि एम्बुलेंस को कॉल दे दो।
उसी बीच वो पेशेंट बाइक से ही निकल गया। इंतज़ार मतलब बाइक से कोई पेशेंट को लेके जाना, आपको क्या लगता है कि कोई अपने पेशेंट को इस तरीके से बाइक पे ले जाएगा? बीमारी स्थिति, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सांस नहीं ले पा रहे हैं ठीक से, ये स्थिति है हमारे हेल्थ विभाग का। चलिए अब हम धनबाद चलते हैं। धनबाद के बघवारा प्रखंड अंतर्गत हरीना बाजार जगह है जहां अचानक कोरोना का विस्फोट हुआ है। दर्जनों मरीज यहां से मिले हैं और उसके बाद उस इलाके में दहशत का माहौल है। 24 संक्रमित मरीज अगर एक साथ मिले तो आप कह सकते हैं वो भी ग्रामीण इलाके में। स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मी वहां पहुंचकर कैंप कर रहे हैं और वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अचानक इतने बड़े विस्फोट कैसे हो गया, कैसे विस्फोट हुआ, क्या है। हम संवाददाता से बात करने से पहले जरा सुनाते हैं कि जो डॉक्टर या कुछ अगर जानकारी मिले तो चले हम सीधे अपने संवाददाता के पास ही चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अचानक इतना बड़ा विस्फोट, 24 कोरोना संक्रमित मरीजों का एक बार में निकलना किसी इलाके के लिए ये बहुत ही संवेदनशील मसला है, क्योंकि 24 मरीज संक्रमित हुए कैसे, और इतने बड़ी संख्या में अगर संक्रमित हैं तो फिर आसपास के लोग भी संक्रमित होंगे, ये तय है। तो हम अपने धनबाद संवाददाता से हम बात करना चाहते हैं कि आखिर किस परिस्थिति में क्या वजह रहा, कोई शादी का कार्यक्रम था या श्राद्ध का कार्यक्रम था, क्या उस इलाके में क्या ऐसी खास या कोई पर्व त्यौहार मनाया गया था कि इतने एक साथ 24 कोरोना संक्रमित मरीजों की अचानक टेस्ट में पता चलता है। अगर हमारी आवाज़ अगर धनबाद संवाददाता तक पहुंच रही होगी, हम कोशिश करते हैं कि धनबाद संवाददाता से संदर्भ में हम बात करें कि आखिर ये ऐसे हुआ क्यों, क्या ऐसी परिस्थिति बनी, शादी का समारोह था या फिर किसी पर्व का त्यौहार मनाने का ओकेजन था, या क्या ऐसी व्यवस्थाएं बिगड़ी जिस वजह से कोरोना इस तरीके से फैला है उस इलाके में। हमें लगता है कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा ये बताइए कि किस परिस्थिति में ये एक साथ 24 संक्रमित मरीज मिले हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हरीना बाजार है, एक तरह से मार्केट है ये पूरी तरह से, और क्योंकि यहाँ दुकानदार लोग हैं और आज दिन जो है डेली जो है दुकानें खुली हुई हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अभी 5 दिन पहले ही जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वहाँ पे कैंप लगाया गया, और कैंप लगाने के बाद जो जांच की गई कोरोना जांच, उसमें ये 24 निकले हैं। क्योंकि इससे पहले भी जो अगर बात करें तो महुदा में भी इस तरह का कोरोना विस्फोट जो है परसों दिन देखने को मिला। तो ये क्योंकि स्वास्थ्य विभाग बाजार होने के कारण जो है इस तरह का परिस्थितियां बनी हैं जिसकी वजह से, और ये भी हो सकता है कि जो लोग खरीदार करने आए होंगे, जो ग्राहक होंगे, वो भी संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। तो अब देखते हैं कि सरकार या स्वास्थ्य विभाग इससे क्या कुछ करती है। जी संवाददाता जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि छोटा बाजार है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ही जांच कैंप का आयोजन किया गया था। उसी कैंप के जांच में दौरान ये एक साथ 24 संक्रमित मरीज मिले हैं। चलिए अब हम आपको सहरसा ले चलते हैं। सहरसा में एक पॉजिटिव खबर है कि अस्पताल से ठीक होने के बाद मरीज बाहर निकल रहा है और उनको फूल और गुलदस्ते के साथ अस्पताल के प्रबंधक उन्हें विदा करने बाहर निकले हैं। ये इस तरह का भी पॉजिटिविटी सामने आना चाहिए, क्योंकि जो माहौल है कोरोना को लेकर, ऐसे में अगर इस तरीके से मरीज जब ठीक होकर बाहर निकलते हैं तो एक संदेश भी जाता है कि नहीं, अब लोग अस्पतालों से मरीज ठीक होकर बाहर भी निकल रहे हैं। ऐसे स्थिति में उन मरीजों के साथ जो कह सकते हैं कि एक सम्मान का जो एक जिस तरीके से कोशिश हो रही है फूल से माला देके, ये एक अच्छी परंपरा है। ज़रा सुनिए इस अस्पताल के कर्मचारी का और जो पेशेंट हैं उनका क्या कहना है। अभी कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है। कितने दिन थे आप बेड पे? 8 दिन। लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? और यही कहना चाहते हैं इसमें रहने से आप क्या आशा जीवन का सावर 95 to 96% पेशेंट को अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं होती है, घर में ही इलाज हो जाता है। जो 4 से 5% पेशेंट आते हैं उसमें से अधिकतर पेशेंट ठीक होकर के जाते हैं। हौसला में आपको है, सही समय पे अस्पताल आए, अपने डॉक्टर से मिले और इलाज करने के बाद आप ठीक होकर के जाएंगे। मैं यह
हौसला न खोए। वाकई में हौसला बहुत ज़रूरी है कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए। और एक और हमारी सलाह है कि जो भी कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो मीडिया से ज़रूर दूर रहें, मोबाइल से ज़रूर अपने आप को दूरी बना कर रखें, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आती रहती हैं कोरोना संक्रमण को लेकर जो आपके हिम्मत को प्रभावित कर सकता है, आपकी हिम्मत को तोड़ सकता है। इसलिए इन चीज़ों से भी अपने आप को अलग रखिए। चलिए इस बीच एक और खबर हम आपको पटना सिटी से दिखा रहे हैं कि शादी में के लिए अपने भगनी की शादी में पत्नी और 2 बच्चे को लेकर साइकिल से ही निकल गए जनाब, और लेके चल दिए हैं नालंदा। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि वहाँ से 50 किलोमीटर दूर, जहाँ शादी स्थल पर जाना है, जिस जगह पर जाना 50 किलोमीटर, पत्नी को चढ़ाया, सामान लिए और दोनों बच्चों के साथ चल दिए हैं भगनी की शादी में। तो ज़रा सुनिए इनका क्यों जा रहे हैं और शादी में जाना, जबकि अभी शादी में जाने को लेकर सरकार की तरफ से कई तरह के सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ज़रा इनसे सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, किस वजह से जाना इनकी मजबूरी बन गई है। साइकिल से नालंदा जा रहा है, भाड़ा ज़्यादा है, 200 रुपये भाड़ा मांगा है, मेरा बात नहीं है। जो शक्ति है जो जा रहे हैं, हमें कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं नालंदा के लिए जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? जा रहे हैं गाँव के लिए, शादी है भगनी का। लॉकडाउन का क्या दिक्कत आ रहा है? लॉकडाउन के कारण हमारे दिक्कत हुआ अपने बाल बच्चे के लिए। लॉकडाउन के कारण 4 गुना भाड़ा ले रहा है, 50 रुपया के बदले में 200 रुपया भाड़ा ले रहा है। स्वाभाविक तौर पे बेचारे 200 रुपया बहन के यहाँ जा रहे हैं तो कुछ और पैसे अन्य चीज़ों में खर्च करें तो उन्हें लगेगा भी कि चलिए बहन के यहाँ शादी में आए हैं तो कुछ हम अपने तरफ से उपहार भी दे रहे हैं। चलिए अब मध्यमा का रिजल्ट 2020-21 का मध्यमा का रिजल्ट निकल चुका है और काफ़ी छात्रों में उम्मीद थी कि जल्द से जल्द रिजल्ट उन्हें आए और ये रिजल्ट प्रचारित हो गई है। और मध्यमा जो संस्कृत विद्यालय से जो जुड़े हुए छात्र छात्राएं हैं उनका ये रिजल्ट प्रचारित हुआ है और 80% से अधिक छात्र छात्राएं सफल भी हुई हैं। ज़रा सुनिए इस रिजल्ट के अनाउंस होने के बाद क्या कहना है। कुल बच्चों के पास होने का प्रतिशत है 98.53%। इसमें लड़कों के पास होने का प्रतिशत है 98.59। उत्तीर्ण हुए हैं छात्र। लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं 2020 में 98.42%। 2021 में कुल एग्ज़ाम जितने बच्चों ने दिया है उसमें से उनके उत्तीर्णता का प्रतिशत है 98.37 और 21 में जो लड़कों की सफलता दर है वो 98.48 है, वहीं लड़कियों की सफलता दर 98.20। तो मध्यमा का रिजल्ट निकल गया है 20 और 21 का। 98% बच्चे पास हुए हैं। चलिए अब इस खास खबर के बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।